जिस प्रकार ये पढ़ाई करते 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 और लाइफ को सेटल करते करते एक साल और करते करते मिट्टी में चले गया, फिर उसको मिट्टी में से निकाल के मैं आज पढ़ाई करने आया हूँ। उसी प्रकार आपका भी यही हाल हो सकता है अगर आप बिना कंसेप्ट क्लियर किए नीट के एग्जाम में बैठोगे और हर साल नीट पे ड्रॉप लगते जाएगा तो। ओके, हेलो, दिस इज हियर जेके सर एंड जेके सर यानी कि जंग बहादुर केवट, तो आप जेके सर के नाम से ही जानो। मैं जो है बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, हालांकि अभी तक मैंने ऑफलाइन क्लासेस लिए हुए हैं, अभी से मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ाना चालू कर रहा हूँ और यूट्यूब पे पहली बार पढ़ाना चालू किया हूँ। तो यूट्यूब पे मैं लेक्चर्स लेना चालू कर रहा हूँ और आज जो है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, महाराष्ट्र बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे लेक्चर्स मतलब सबका जो बेस है वो बेस बनाते हुए मैं नीट के क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दूंगा। तो इसको महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे भी देख सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी देख सकते हैं। महाराष्ट्र बोर्ड में एक चैप्टर है 12वीं में है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वहां पर एक चैप्टर है जहां पर नर्वस सिस्टम एक पार्ट रहेगा और रहेगा एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट, दोनों पार्ट रहेंगे। तो उसमें एक पार्ट रहेगा एंडोक्राइन सिस्टम, यही वाला पार्ट रहेगा एंडोक्राइन सिस्टम। और अगर आप जाओगे तो सीबीएसई बोर्ड में तो उसमें 11वीं वाले एनसीईआरटी बुक में आप देखोगे कि एनसीईआरटी में लास्ट जो चैप्टर आएगा एंडोक्राइन सिस्टम और उसके पहले आता है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के बाद में आता है एंडोक्राइन सिस्टम, वही ये चैप्टर रहने वाला है एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये हार्मोन्स के जरिए हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन को कंट्रोल करता है। तो ये एक ऑर्गन सिस्टम है। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम। देखिए, ऑर्गन सिस्टम उसे कहते हैं जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलके किसी एक काम को अंजाम दे तो उसको हम लोग ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। आप ये जानते ही होंगे, सेल से मिलके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलके ऑर्गन बनता है और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जब कई सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलके किसी एक काम को अंजाम देते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऐसे कम से कम 10 से 11 ऑर्गन सिस्टम होते हैं, और भी होते हैं लेकिन हमको इतना ही पढ़ना होता है ऑर्गन सिस्टम। जब ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम अपना काम करते रहते हैं तब एक ह्यूमन बॉडी तैयार होती है। इंट्रोड्यूस करता हूं ऑर्गन सिस्टम से, फिर मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाऊंगा। तो देखिए यहां पर एक स्लाइड है एंडोक्राइन सिस्टम के लिए, दूसरा जो स्लाइड अपना वो है ऑर्गन सिस्टम के लिए। वो एंडोक्राइन सिस्टम वाला स्लाइड बाद में पढ़ाता हूं मैं आपको। पहले है ऑर्गन सिस्टम्स। जरा देखो ऑर्गन सिस्टम्स क्या होते हैं। जब आप खाना खाते हो तो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और वो ऑर्गन खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। जैसे कि यहां पर माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड, ये सारे ऑर्गन मिलके खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन आता है व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। कोई जो भी आप खाना खाए हो, खाना बहुत ही लार्ज कॉम्प्लेक्स केमिकल रखा था अपने पास जो कि ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा था। जब इसको आपने तोड़ने के बाद में बहुत छोटे हो गए होंगे, ये छोटे होने के बाद ये डाइजेस्टिव मतलब एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ गए होंगे, यानी कि इनको ब्लड में एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो ये खाने को डाइजेस्ट करने में काम आते हैं। तो खाने को डाइजेस्ट करने के बाद यहां से एब्जॉर्प्शन हो जाता है ब्लड में, खाने से एनर्जी मिलती है, स्ट्रक्चर बनता है, हमारी बॉडी बनती है। बात समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये जो खाना डाइजेस्ट हुआ एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में। फिर ब्लड कहाँ रहते हैं, तो ब्लड खून की पाइपों में रहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है। ब्लड अब जहां जहां जाएगा तो उस खाने को लेके जाएगा। खाने को जब लेके जाएगा तो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह पे इसको लेके आते जाते रहेगा। कौन लेके आएगा जाएगा, तो ये अपना जो हार्ट है, ये हार्ट पहले पंप करता है और खून की पाइपों के जरिए खाने जो है जो खाना है हमारी पूरी बॉडी के सेल्स में पहुंच जाएंगे। हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 37 ट्रिलियन से लेके 100 ट्रिलियन सेल्स हैं और इतने सेल्स, ये सेल्स हमारी बॉडी को बना के रखे हैं और उनको जो खाना पानी मिलना चाहिए उनको खाना पानी ये देने जाएगा ब्लड। और ब्लड में क्या दिया था, न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन दिया था। ये न्यूट्रिशन यहाँ से यहाँ एब्जॉर्ब हो गए, फिर ये बॉडी में फैल गए। अच्छा, अब उसमें से मैं एक फंक्शन बताता हूँ। जैसे कहने का मतलब है ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज अगर सारे सेल्स के पास पहुंचा होगा तो उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए आपको, उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए।
क्योंकि फ्यूल को हमेशा जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जिस प्रकार फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हमारे बॉडी का जो फ्यूल है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए भी हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑक्सीजन हम लोग कहाँ से लेंगे? ऑक्सीजन हम लोग के ऑक्सीजन लेने के लिए हमारे पास दूसरा सिस्टम बना हुआ है, उसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप यहां पर देख सकते हो, इसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें भी ग्रुप ऑफ ऑर्गन है। इसमें आता है नोज, फिर आता है नेजल कैविटी, एंड फिर उसके बाद में फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में आता है लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद में आता है ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद में आता है लंग्स, लंग्स के अंदर होते हैं छोटे छोटे एल्वुलाई, वो छोटे छोटे जो फुग्गे होते हैं उनको हम लोग एल्वुलाई कहते हैं। तो जो ऑक्सीजन गया वो ऑक्सीजन आपके एल्वुलाई में तक पहुंच गया, और एल्वुलाई छोटे छोटे जो बलून्स है उनके ऊपर खून की पाइपें चिपकी होंगी, तो वहां से ऑक्सीजन को छीन लिया जाएगा। अभी जो मैंने सांस लिया ये एल्वुलाई तक पहुंच गया। जब ये एल्वुलाई तक पहुंच गया तो वहां से एल्वुलाई से खून की पाइपों में भी चले जाएगा। अब एल्वुलाई से क्योंकि ट्रांसफर हो जाएगा खून की पाइपों में ऑक्सीजन, खून की पाइपों में रेड ब्लड सेल का नाम का एक सेल है, रेड ब्लड सेल, और उसके पास हीमोग्लोबिन है और उसके पास आयरन होता है, तो उस आयरन के ऊपर जाके चिपक जाता है ऑक्सीजन। फिर ये रेड ब्लड सेल लेके ऑक्सीजन को लेके जाता है सारे सेल के पास, जहां जहां ग्लूकोज पहुंचाया गया था पहले, वहीं पर अब ये ऑक्सीजन पहुंचाया जाएगा। और ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके जब ये ब्रेक डाउन होंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, तब वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एटीपी बनेगा। वापस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आया जाएगा ब्लड के जरिए, फिर हार्ट के पास लाया जाएगा, फिर हार्ट पंप कर देगा लंग्स में, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। इस ऑक्सीजन के गिव एंड टेक के लिए हमारे पास जो सिस्टम है उसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अगला जो बात आता है कि अगर हमारे बॉडी में ये वाले ऑर्गन सिस्टम, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, तो उसके बाद में और कोई सिस्टम आता है? यस, जब आपकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल बनेगा, क्योंकि आप जो न्यूट्रिशन ले रहे हो, खाना बना रहे हो, स्ट्रक्चर बना रहे हो न्यूट्रिशन से, तो आपके बॉडी में वेस्ट मटेरियल भी इकट्ठा होंगे। जब वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होंगे तो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, फिल्टर करने के लिए आपकी बॉडी में दूसरा सिस्टम होना चाहिए। ब्लड में जो गंदगी है उसको फिल्टर करके बाहर निकालने के लिए किडनी है आपके पास, तो ये है किडनी। तो किडनी और किडनी के बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद में यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये पूरा जो सिस्टम है ये ब्लड को छानने का काम करता है, यानी कि ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड में जो गंदा मटेरियल उसको छान के बाहर निकाल देता है यूरिन के जरिए। उसके लिए जो सिस्टम बना है उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। हालांकि यहाँ पे नाम अलग लिखा हुआ है यूरिनरी सिस्टम, तो वही बात होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम। अच्छा, खाना ढूंढने जाने के लिए आप क्या करोगे? खाना ढूंढने जाने के लिए आप चलोगे फिरोगे। तो अगर आप चलोगे फिरोगे तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? मसल्स का। लेकिन मसल के साथ में जब तक हड्डियां नहीं रहेंगी तो आप चल फिर नहीं पाओगे। तो हड्डियां जो है, हड्डियां आपका ढांचा बना के रखी हुई हैं, आपको चलने फिरने में मदद तो करती हैं। प्लस ये वाली जो हड्डी, जैसे कहने का मतलब ये इसके अंदर क्या रहता है? इसके अंदर एक ऑर्गन रहता है, आपको मालूम ही है। इसके अंदर जो ऑर्गन रहता है वो है ब्रेन। तो हड्डियों के अंदर ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है, तो यहां पर ब्रेन प्रोटेक्टेड है, और आंख यहां पर इस गड्ढे में प्रोटेक्टेड है, स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी में प्रोटेक्टेड है, और हार्ट एंड लंग्स ये दोनों अपने रिब्स के अंदर प्रोटेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि बोन का दूसरा काम है प्रोटेक्शन, ऑर्गन प्रोटेक्शन। ये बात क्लियर हुआ? ओके, तो स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल सिस्टम एंड ये मस्कुलर सिस्टम, दोनों सिस्टम मिलके एक दूसरा सिस्टम बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लोकोमोटरी सिस्टम। ओके, लोकोमोटरी सिस्टम, जिसमें दो सिस्टम आ जाते हैं। जब आप चलोगे फिरोगे, इधर उधर घूमोगे, तो आपको बीमारी भी लग सकती है, या आपके अंदर बैक्टीरिया जा सकते हैं, वायरस जा सकते हैं। बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए हमारे पास एक सेल है जिसका नाम है व्हाइट ब्लड सेल, और वो व्हाइट ब्लड सेल ज्यादातर लिम्फ नोड में बैठे होते हैं। अब उसके लिए हमारे पास एक इम्यून सिस्टम वाला सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम में जो डॉट डॉट आपको नजर आ रहे होंगे, ये सब लिम्फ नोड्स है, और ये लिम्फेटिक सिस्टम एक इम्यून सिस्टम है। ओके, इससे अब इसके डिटेल बहुत बच्चों को नहीं मालूम है, तो जब एक चैप्टर आएगा सर्कुलेशन वाला चैप्टर, तो वहां पर मैं आपको बता दूंगा कि एग्जैक्टली क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो वहां पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये सिस्टम होता क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम। फिर में आता है फिर अपनी बॉडी को। अच्छा, एक और चीज, हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलके ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, नेक्स्ट जनरेशन लेके आते हैं। नेक्स्ट जनरेशन यानी कि अब आपको समझ में आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, परपिचुएशन ऑफ लाइफ को रखने के लिए ये चीज की जरूरत होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जरूरत होती है। और इन सारे सिस्टम को कवर करने के लिए यहां पर एक सिस्टम और रहना चाहिए था जो नहीं है यहां पर, उसका नाम है इंटेगुमेंट्री सिस्टम।
व्हाट इज इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम? इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का मतलब होता है कवरिंग, कवर करने वाला सिस्टम। जैसे स्किन जो हमारा है ये ढेर सारे ऑर्गन को कवर करके रखा हुआ है, ओके। तो इनके ऊपर आता है स्किन, हेयर, नेल्स, ये लोग हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, ओके। और इन सब को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम है, एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा जो हमारे पास है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। दूसरा जो हमारे पास है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। पहला नर्वस सिस्टम। अब देखो नर्वस सिस्टम के बाद में ये रहा नर्वस सिस्टम, जिसमें आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर उसके बाद में आता है एंडोक्राइन सिस्टम। ये देखो ये है एंडोक्राइन सिस्टम, ओके। अब जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये एंडोक्राइन सिस्टम भी हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और वो जो नर्वस सिस्टम है ये भी हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। बट दोनों में फर्क क्या है? देखिए ये बहुत फास्ट कंट्रोल करता है, ये वायर्स के जरिए ऑर्गन को कंट्रोल करता है। ब्रेन से वायर निकले हैं और स्पाइनल कॉर्ड से वायर निकले हुए हैं और ये वायर ऑर्गन को जाके चिपके हुए हैं। तो जो पेन महसूस होता है, जो थर्स्ट महसूस होता है, प्यास जो महसूस होती है, वो ये सब फील कर लेता है। पेन महसूस ये फील कर लेता है नर्वस सिस्टम और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्स। जैसे हाथ को हिलाना हो गया, बराबर है, और पैर से चलना हो गया, ये सब बता कौन रहा है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ऑर्गन को कौन चला फिरा रहा है? तो ये कर रहा है, तो कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर बात करें हार्ट बीट को बढ़ने की, तो हार्ट बीट का जो बढ़ना घटना है वो भी यही कंट्रोल करता है, अपना नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम फास्ट तरीके से कंट्रोल करता है हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम को। तो हमारी बॉडी को स्लो कंट्रोल कौन करता है? स्लो कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ये रहा। हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन्स निकल के हमारे अलग अलग ऑर्गन को क्या बोलते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये रहा, उसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। अब जैसे सब में ढेर सारे ऑर्गन थे, हालांकि मैंने ऑर्गन के नाम नहीं सबके बताए, लेकिन फिर भी उनको हमको पढ़ने भी नहीं था अभी फिलहाल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। हम लोग अगले लेक्चर में, मतलब किसी और लेक्चर में, उन सारे ऑर्गन के बारे में जानेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो इसमें भी क्या है? इसमें भी है ढेर सारे ऑर्गन्स हैं। तो मैं एक एक करके इन सारे ऑर्गन का नाम लिख देता हूं। नाम लिखने के बाद फिर हम लोग जानेंगे एग्जैक्टली ये ऑर्गन कहाँ होते हैं। हालांकि यहाँ पे एआई डायग्राम है, तो फिर भी मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पर एक है अपना पीनियल ग्लैंड, ओके, पीनियल ग्लैंड। अभी यहाँ पर मैं रिवाइज करवा दूंगा आपको, पीनियल ग्लैंड। फिर उसके बाद में आता है हाइपोथैलेमस, ओके, हाइपोथैलेमस। फिर उसके बाद में आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके जस्ट नीचे आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और बात करें ये, तो ये है अपना थायराइड ग्लैंड, ओके। ये लोग हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे जो चीज होती है उसको हम लोग कहेंगे पैराथायराइड ग्लैंड, यानी कि यहाँ पर एक और चीज होती है जिसको हम लोग कहेंगे पैराथायराइड ग्लैंड। क्या ये बात क्लियर हुआ? ओके, नाम याद रखते जाओ। अभी मैं आपसे पूछूंगा, ये देखो ये क्या है? लीवर, इधर लीवर के नीचे किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड। तो ये वाला जो पार्ट है इसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। ये भी हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में रहने वाला ये ग्लैंड जो है, इसका नाम है पैनक्रियास। तो ये है पैनक्रियास, ओके, पैनक्रियास। फिर फीमेल में देखो ये वाला जो पार्ट है इसका नाम है ओवरी से भी हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ओके। टेस्टिस मेल में होते हैं, ओवरी फीमेल में होते हैं। तो यहाँ पर मैं टेस्टिस बना देता हूँ, टेस्टिस है ऑलरेडी, ओके। तो टेस्टिस, ये यहाँ पे मैं बोलूँगा इसको टेस्टिस, ठीक। अच्छा, अब रिवाइज करते हैं फिर से। अब आपको अगर पूरा याद हो गया ऊपर से नीचे, जरा मेरे को बताओ फिर से। यहाँ पर बताओ कौन सा? यस, पीनियल ग्लैंड, ओके। हाँ, हाइपोथैलेमस, वेरी गुड, हाइपोथैलेमस, ओके।
अगला क्या है? ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, दूसरा बताओ, थायराइड। थायराइड के पीछे क्या? ओहो, पैराथायराइड। ओके, फिर उसके बाद में ये क्या? अरे ये तो मैंने लिखा ही नहीं, कोई जानता है? इसका नाम है थाइमस। ओके, यहां पर मैं लिख देता हूं थाइमस, ठीक है। फिर उसके बाद में ये एड्रिनल ग्लैंड। ओके, ये फिर क्या? पैनक्रियास। एड्रिनल ग्लैंड दो है, ठीक है, क्योंकि दो किडनी है, दोनों किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है। फिर ये टेस्टिस यानी ओवरी। ओके, आपको मालूम पड़ गया इतने सारे एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड पाए जाते हैं, मतलब इतने ऑर्गन्स हैं, इनको हमको पढ़ना है और इनके एक एक ऑर्गन को हम लोग पढ़ेंगे और उनके उसके अंदर हार्मोन देखेंगे, कौन से हार्मोन निकलते हैं और उस हार्मोन का क्या फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर किसी को नहीं मालूम है कि व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो देखो यहां पर जो ग्लैंड, जिस ग्लैंड के पास खुद की पाइप होती है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड रहती है यहां पर, लेकिन अपना जो सलाइवा है सिक्रीट करती है यहां पर माउथ में, टीथ के पास, तो उसको हम लोग बोलेंगे सलाइवरी, मतलब ये डक्ट वाली ग्लैंड, डक्ट बियरिंग ग्लैंड। ओके, तो ये डक्ट बियरिंग ग्लैंड हो गया। और अगर हम बात करें पैनक्रियास, तो पैनक्रियास से भी डक्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो भी एक ग्लैंड हो गया। और मतलब वो डक्ट बियरिंग ग्लैंड है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं हो, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड हो गया? एक्सोक्राइन ग्लैंड। दो प्रकार की होती हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। ग्लैंड वो चीज होती हैं जो कुछ सिक्रीट करे, ऐसी कोई ग्लैंड ही नहीं जो कुछ सिक्रीशन ही नहीं करती है, यानी कि मतलब ग्लैंड बिना सिक्रीशन के रहेगी नहीं। अगर वो सिक्रीट कर रही तो इसका मतलब वो ग्लैंड है, ठीक। तो सिक्रीशन ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन इसके खुद के पास पाइप नहीं है, तो ये अपना पूरा सिक्रीशन ब्लड में डाल रही, तो ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल है। ओके, ये कलर जम नहीं रहा है, मैं चेंज कर दूंगा। ओके, ये ब्लड वेसल है, तो ये ब्लड वेसल्स, यहां पर ब्लड वेसल्स के अंदर अपना सिक्रीशन डाल देंगे, फिर ब्लड इनको पहुंचाएगा अलग अलग जगहों पर। उसके बाद आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसके पास डक्ट होते हैं, तो ये डक्ट वाली ग्लैंड है, तो इनके पास खुद के पास डक्ट होते हैं और ये ग्लैंड के पूरे सेल्स हैं, ये ग्लैंड के पूरे सेल्स हैं। ग्लैंड के जो सेल्स हैं वो यहाँ पर सिक्रीशन अपना डालेंगे, ग्लैंड के जो सेल्स हैं वो सिक्रीशन यहाँ पर डालेंगे, ठीक है ना? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड के सर उदाहरण बताओ, तो उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं सलाइवरी ग्लैंड, क्योंकि उनके पास खुद की पाइप होती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डक्ट बियरिंग ग्लैंड। तो ये हो गया डक्ट बियरिंग ग्लैंड। अगर ये डक्ट बियरिंग ग्लैंड है तो इसका मतलब है कि इसके पास खुद की पाइप होती है। तो पहला एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल सोचो क्या हो सकता है कि कौन सी ग्लैंड ऐसी है जिसके पास खुद के पास पाइप भी है और अपना सिक्रीशन अलग अलग जगहों पर करती है। तो अभी जितनी भी ग्लैंड पढ़ोगे, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड वो भी क्या है? वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। पैनक्रियास हाफ वो एंडोक्राइन है और हाफ जो है वो एक्सोक्राइन है, एक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है उसमें। समझ में आया कि नहीं? तो उसको हम लोग कहेंगे पैनक्रियास को हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो ये कुछ एग्जांपल है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अभी जितना भी पढ़ने वाले हम लोग वो सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, तो इसके लिए टेंशन ही मत लो आप। ओके, ग्लैंड्स। हाँ, एक और चीज मेरे को बताना है इसमें कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स ज्यादातर ये लोग जो सिक्रीशन करते हैं वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक। अब हार्मोन क्या होता है बताऊंगा अभी। और ज्यादातर ग्लैंड, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड ज्यादातर ये लोग एंजाइम सिक्रीट करते हैं। अब अगर आपको मालूम पड़ गया, ठीक है। तो ये लोग एंजाइम सिक्रीट करते हैं, लेकिन कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे हैं जो कि मिल्क सिक्रीट करते हैं, जैसे मैमरी ग्लैंड। ओके, तो आगे बढ़ूं मैं। अब आते हैं इधर, व्हाट इज हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या है? तो एनसीईआरटी का अगर हम लोग सुने तो एनसीईआरटी कहती है कि हार्मोन्स इज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर्स। ओके, नॉन न्यूट्रिटिव। एक बात और कहेगा, नॉन न्यूट्रिटिव, यानी कि उसको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता ऐसा।
तो देखो इधर मतलब डाइजेस्ट किया जा भी सकता होगा, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं वो हमारे खाने लायक नहीं है, यानी कि न्यूट्रिशन में उसका कोई रोल नहीं, मतलब वो न्यूट्रिशन मतलब हमें लगेगा नहीं, हमारी बॉडी में जाएगा तो उसका कोई यूज और नहीं होगा, सिर्फ यही यूज होगा। तो क्या लिखा हुआ है, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, दे एक्ट एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर, यानी निकलेंगे एक सेल से और दूसरे सेल के पास जाएंगे। इट जस्ट लाइक नारद मुनि, नारद मुनि भी यही करते थे। नारद मुनि एक जगह से इंफॉर्मेशन लेके जाते दूसरे जगह पे बता के आते थे, क्योंकि उस टाइम पे व्हाट्सअप एंड ये सब कुछ नहीं चलता था, तो उसकी वजह से नारद मुनि ये सारा काम करते थे खुद। ओके, हार्मोन इज लाइक नारद मुनि। फिर उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, ये हार्मोन्स प्रोड्यूस इन अ ट्रेस अमाउंट बाय स्पेसिफिक ग्लैंड्स और सेल्स, यानी कि बहुत कम मात्रा में निकलेंगे हार्मोन्स। ओके, फिर अगला पॉइंट क्या है, लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड स्ट्रीम टू द डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन्स, निकलेंगे एक जगह से फिर बैठ जाएंगे ब्लड में, फिर ब्लड उनको ट्रांसपोर्ट करके आएगा अलग जगहों पर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एफएसएच हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल के ब्लड में चले जाता है, फिर ये ब्लड उस हार्मोन को लेके जाता है ओवरी के पास। ओके, एफएसएच हार्मोन को। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हार्मोन है, जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन निकलता है पेनक्रियास से, लेकिन वो ब्लड में जब चले जाता है ब्लड उसको पूरे सारे सेल के पास पहुंचा के आता है कि ग्लूकोज को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सके सारे सेल्स, नहीं तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा। ओके, तो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड स्ट्रीम। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हार्मोन्स क्या करते हैं, हार्मोन्स रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, हमारे अंदर बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं, वर्क होते हैं, उसको हम लोग फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस बोलते हैं। तो जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, चाहे सेल डिवीजन हो गया, चाहे रेस्पिरेशन हो गया, चाहे दिल की धड़कनें हो गई, इसको हम लोग कहेंगे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट हार्मोन करते हैं। एक और चीज, ग्रोथ जो आपका हो रहा है वो भी क्या है, वो भी कौन कर रहा है, तो ग्रोथ हार्मोन करता है। तो इसका मतलब यह है कि ग्रोथ का होना भी आपके अंदर वो हार्मोन्स के जरिए होता है। माइटोसिस, मियोसिस बहुत सारे हार्मोन के जरिए होते हैं। ओके, तो आपको मालूम पड़ रहा है धीरे धीरे कि इनका क्या काम है। ओके, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल्स, दे एक्ट एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर्स, प्रोड्यूस इन अ ट्रेस अमाउंट्स बाय स्पेसिफिक ग्लैंड्स और सेल्स, transported by the blood stream to the distant target organs and regulate and coordinate various physiological processes। आगे बढ़े, हार्मोन क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हम लोग। यस, अब देखो लाइन टू लाइन अगर आप लोग देखे रहोगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो देखो इधर, ये इसमें देखो, हाँ ये, अब इसमें देखोगे तो ऊपर से लेके नीचे तक आया है, लेकिन मैं जो है नीचे से ऊपर तक जाऊंगा ताकि धीरे धीरे आपको क्लियर होते जाए। ओके, यहां पर था ना, यस, ये आपको दिख रहा है, ये क्या चीज है, कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा ये क्या चीज है। हाँ लिखा है ऊपर, ये टेस्टिस है, कई लोगों को टेस्टिस ही नहीं मालूम रहता है, तो ये टेस्टिस है। ओके, ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस को ऐसा लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन लिया गया है उसका, उसके बाद उसका अंदर का स्ट्रक्चर देखा जा रहा है। यानी सपोज करते हैं टेस्टिस, तो टेस्टिस को ऐसे से कट कर दिया गया है। फिर टेस्टिस में कई सारे कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं, ये एक कंपार्टमेंट, ये दूसरा कंपार्टमेंट, ये तीसरा कंपार्टमेंट, ये चौथा कंपार्टमेंट। इन कंपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ओके, ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर ये डक्ट दिखाई दे रही होंगी, फोल्डेड डक्ट्स हैं। ये जो फोल्डेड डक्ट्स हैं, इनका नाम है सेमिनिफेरस टिब्यूल, इनका नाम है सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो मैं लिख देता हूं इसका नाम सेमिनिफेरस टिब्यूल, ये रहे सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल। ओके, अब कहोगे सर ये टेस्टिस क्यों पढ़ा रहे हो, तो देखो टेस्टिस एक ग्लैंड है जो कि एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। अब इसका हम लोग फंक्शन भी देखेंगे, लेकिन कहाँ से एग्जैक्टली होने वाला है वो हार्मोन का सिक्रीशन, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो एक बार फिर से जरा ध्यान देना, ये टेस्टिस का लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, उसके कंपार्टमेंट्स के अंदर क्या है, कंपार्टमेंट्स के अंदर है ये छोटे छोटे फोल्डेड डक्ट्स, ये जो हालांकि लंबे होते हैं लेकिन फोल्ड होते हैं। तो ये फोल्डेड जो डक्ट है, ये फोल्डेड डक्ट्स को हम लोग बोल रहे हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल। ओके,
एक कंपार्टमेंट के अंदर कम से कम 3 ऐसे डक्ट होते हैं। यहाँ पे हालांकि दिखाया नहीं गया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 3 डक्ट होते हैं। यहाँ पे शायद फील हो रहा होगा, इधर एक पाइप, इधर एक, 2 पाइप। इसका मतलब अंदर जो है 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। तो अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 पक्का होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इनके अंदर, कंपार्टमेंट के अंदर। अच्छा, अगर आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बाहर निकाल के कट करके उसके अंदर की लाइनिंग को देखना चाहो, सपोज करते हैं ये कोई ट्यूब्यूल थी, उसको कट कर दी, उसके अंदर की लाइनिंग को देखना चाह रहे हो आप, तो ये रहे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसको कट किया गया है, उसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को कट किया गया है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को कट करने के बाद क्या मिलेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को कट करने के बाद ये देखो, ये क्या है? ये है एपिथेलियल सेल। और कौन सी एपिथेलियम? इसको हम लोग कहेंगे जर्मिनल एपिथेलियम। कहीं लिखा होगा, ये देखिए, इसका नाम है जर्मिनल एपिथेलियम। तो ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, ये अपना क्या बनाएंगी? ये लोग बनाती हैं स्पर्म सेल। ओके, फिर यहाँ पे पर्पल कलर की जो सेल है, इसको हम लोग कहेंगे सर्टोली सेल। तो ये जो स्पर्म सेल बने, उस सर्टोली सेल इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक, हालांकि हम तो देखने जा रहे हैं तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है और कहां से निकलता है, तो ये सब क्या बता रहा हूं, जरा मैं आपको बताता हूं। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में, जैसे सपोज करते हैं अगर मैं यहाँ पर एक कंपार्टमेंट बनाऊं टेस्टिस का, तो ये टेस्टिस के कंपार्टमेंट को मैं बनाते रहा हूँ, इधर देखो यहाँ पे, तो इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितना हो जाएगा? सेमिनिफेरस इसके अंदर मैंने बताया 3 हो सकते हैं, तो ये 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पर बनाया है ऐसे। ठीक, तो जो तीनों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, उनके बीच बीच में कुछ सेल होते हैं, उनके बीच बीच में कुछ सेल होते हैं। जैसे यहाँ कट करके यहाँ पर दिखाया गया कि यहाँ पर बीच में कुछ सेल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में कुछ सेल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में जो सेल है, ऐसे सेल को हम लोग कहेंगे इंटरस्टिशियल सेल्स। हम लोग क्या नाम देंगे? इंटरस्टिशियल सेल्स। और ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स है, उसका दूसरा नाम होता है लेडिक सेल्स। उसका नाम होता है लेडिक सेल्स। और यही लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये लोग प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। ओके, अगर आपको आप छोटा नोट बनाना है टेस्टिस के लेके, तो टेस्टिस को नहीं, मतलब उसके हार्मोन को लेके, तो यहां पर आप लोग टॉपिक क्या डालोगे? आप लोग टॉपिक डालोगे टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक, सॉरी टेस्टोस्टेरोन नहीं, ग्लैंड का नाम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग लिखेंगे टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, मतलब उससे निकलने वाले हार्मोन का नाम। तो यहां पर आपको मालूम पड़ गया कि कहां से निकलता, वो पूरा क्लियर हो गया है। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे? टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर एक सेल है जिसका नाम है सेमिनिफेरस, मतलब डक्ट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और उनके बीच में होता है लेडिक सेल। तो वहां पर मैं ऐसे लिखा हूं लेडिक सेल। तो लेडिक सेल, लेडिक सेल क्या प्रोड्यूस कर रहा है? लेडिक सेल प्रोड्यूस कर रहा है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक, टेस्टोस्टेरोन। ये हो गया लेडिक सेल। लेडिक सेल क्या प्रोड्यूस कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन। एंड अब यहां पर हम लोग सेकंड लिखते हैं, फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। जरा ध्यान देना, मेल में जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर मस्कुलिन फीचर लेके आते हैं, यानी मसल को ग्रोथ करते हैं, मसल डेवलप करते हैं। और फीमेल में भी थोड़ा बहुत मसल डेवलप करते हैं, लेकिन फीमेल में तो टेस्टिस नहीं होता है, वहां पे एड्रिनल ग्लैंड होता है, वहां से टेस्टोस्टेरोन आता है, वहां पर भी मसल ग्रोथ करते हैं। ओके, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और अगर फीमेल में हार्मोन ज्यादा आ जाए तो उनको दाढ़ी मूछी भी आ जाएंगे। ये इसका मतलब यह है कि टेस्टोस्टेरोन का काम है दाढ़ी मूछी भी बनाना, यानी हेयर ग्रोथ भी है। इसका मतलब यह है कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो मसल तो डेवलप कर ही रहा है, उसके अलावा हेयर ग्रोथ भी कर रहा है, हेयर ग्रोथ। ओके, तो दाढ़ी मूछें आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा, 12-13 साल के बाद आपके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आने लगते हैं। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आने लगते हैं। तो इसका मतलब है इट रेगुलेट्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। अब क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स? तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में मैं जैसे आपको कुछ बताऊं, तो हमारा ये जो लैरिंग्स से जो ये बाहर आता है, उसको हम लोग बोलते हैं एडम सेपल। तो मेल में ये बाहर आ जाता है और फीमेल में अंदर ही रहता है। मेल में जब बाहर आता है तो हमारे अंदर बेस वाली आवाज आ जाती है,
लेकिन बेस वाली आवाज को हम लोग हाई पिच नहीं कहेंगे, हम उसको हम लोग कहेंगे लो पिच। ओके, तो यहां पर लो पिच वॉइस हो जाती है, लो पिच वॉइस। तो लो पिच वॉइस होना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। ओके, दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है? सीमेन एंड स्पर्म का बनना, सीमेन एंड स्पर्म का बनना। ओके, सीमेन एंड स्पर्म का बनना, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जा सकता है इसको, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, जब हाई हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में और क्या? हेयर ग्रोथ। अब हेयर ग्रोथ तो हेयर तो नॉर्मल हेयर ग्रोथ है ना, बियर्ड मुस्टैच ये आना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। और प्यूबिक हेयर ग्रोथ यानी कि प्राइवेट पार्ट पे हेयर ग्रोथ, तो वो हो गया। और एक्सियल हेयर ग्रोथ, यहां पर जो बाल आते हैं उसको हम लोग कहते हैं एक्सियल हेयर ग्रोथ। तो हेयर ग्रोथ, अब हेयर ग्रोथ इन ग्रोइन एरिया या फिर अलग अलग जगह पे मालूम पड़ गया आपको, एक्सियल में या फिर ग्रोइन एरिया या फिर प्यूबिक एरिया। ओके, बियर्ड, बियर्ड एंड मुस्टैच, मूछे। ठीक है, ये बात समझ में आया आपको? तो हेयर ग्रोथ होता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से। चौथा क्या है? चौथा हेयर ग्रोथ के बाद अगर हम लोग बात करें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में, लो पिच वॉइस हो गया, सीमेन एंड स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, हेयर ग्रोथ। अच्छा, मेल मसल डेवलप होला, मस्कुलिन फीचर, मस्कुलिन फीचर टेस्टोस्टेरोन की वजह से आता। ओके, दूसरा जो है एग्रेसिवनेस, टेस्टोस्टेरोन की वजह से एग्रेसिवनेस, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं है, बट एग्रेसिवनेस जो है ये उसी टाइम पे आता है जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आना चालू होते हैं। तो लगभग जवानी जब आती है तो उसी टाइम पर ही एग्रेसिवनेस आना चालू होता है, क्योंकि उसी टाइम पे टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होता है, उस समय एनर्जी हाई होती है, उस समय एनर्जी जब हाई रहती है तो गुस्सा बहुत आता है। लेकिन हिंदू कल्चर में पहले से आपको सिखाया जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वही चीज होने लगती है जब अगर गुस्सा आता है तो। और गुस्सा क्या करता है? दिमाग को खा जाता है। तो इसकी वजह से गुस्से को कंट्रोल में करने आना चाहिए युवा पीढ़ी को। ओके, मेरा तो यही मैसेज रहेगा। इट रेगुलेट्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। दूसरा हो गया एग्रेसिवनेस। ये सारे फंक्शंस है किसके अंदर? ये सारे फंक्शंस है अपने टेस्टोस्टेरोन के। क्या ये बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? ओके, तो ये टेस्टोस्टेरोन के फंक्शंस है। और टेस्टोस्टेरोन को हम लोग एक अलग हार्मोन के नाम से जान सकते हैं जिसका नाम है एंड्रोजन। बट मैं आपको एक बात बताता हूं कि एंड्रोजन्स बहुत सारे ग्रुप ऑफ हार्मोन है, जिसका जो मेन हार्मोन है, हालांकि एंड्रोजन्स को हम लोग कहते हैं मेल हार्मोन, और ये जो मेल हार्मोन है इसमें भी ढेर सारे हार्मोन्स आते हैं। उनमें भी सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला जो मेल हार्मोन है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और सबसे ज्यादा फंक्शनल यही है। ओके, इसलिए एंड्रोजन को हम लोग टेस्टोस्टेरोन कह देते हैं। यहां तक अगर क्लियर हो गया होगा तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि आगे अब क्या, मतलब अब ओवरी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। ये वाला अगर आपको नोट डाउन करना होगा तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, तो आप लोग नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगले स्लाइड यहां पर देखो, ये है ओवरी। ओके, ओवरी में एग्जैक्टली कहां से हार्मोन निकलते वो बताने जा रहा हूं, और कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो 4 हार्मोन आपको पढ़ने हैं। चारों हार्मोन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र की बुक में एक हार्मोन एक्स्ट्रा दिया हुआ है, उसको पढ़ना है हम लोगों को। और एक हार्मोन एग्जाम में पूछ लिया गया था तो उसकी वजह से उसको भी हम लोग को पढ़ना जरूरी है। चलो हम लोग पढ़ते हैं इसको। ओवरी, ओवरी से कितने हार्मोन निकलते हैं? तो 4 हार्मोन निकलते हैं, और वो कहाँ कहाँ से निकलेंगे मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली उनका क्या काम है। तो चारों हार्मोन मैं पहले लिख देता हूं यहाँ पर, ताकि आपको मालूम पड़े कि क्या क्या हार्मोन निकलने वाले हैं। पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन। ओके, दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, तीसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन के बाद में तीसरा हार्मोन है रिलैक्सिन। ओके, चौथा हार्मोन है इनहिबिन। ओके, इनहिबिन। अब देखो एस्ट्रोजन कहां से निकलेगा ओवरी में, तो आपको थोड़ा सा ओवरी का आइडिया देता हूं। अगर हम लोग ओवरी का लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ले ऐसा, तो उसमें देखो क्या होगा कि इसके अंदर आपको कुछ ऐसे सेल्स दिखाई दे रहे होंगे। इनको हम लोग कहते हैं फॉलिकल सेल्स।
और ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स है, बहुत पहले बन जाते हैं। ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं, इस प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर बीच में डार्क कलर का जो सेल दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग कहते हैं oocyte, और यही बाद में चल के ओवा बनेगा, ओवा। तो हालांकि ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है ये ग्रोथ करता है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अदर हार्मोन जिसका नाम होता है FSH। हालांकि वो अभी मैं नहीं पढ़ा ही नहीं रहा हूं, लेकिन ये जान लो कि उसके इन्फ्लुएंस में डेवलप होते जाता है, ये बात हमको मालूम है। अब देखो क्या होगा, ये यहां से ये जो फॉलिकल है ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी फॉलिकल में। तो देखो इसका नाम पड़ गया प्राइमरी फॉलिकल। जब ये डेवलप होगा तो उसका नाम पड़ गया प्राइमरी फॉलिकल। उसके अंदर oocyte भी डेवलप हो रहा होगा, लेकिन मैं oocyte को ध्यान नहीं दे रहा हूं, ये बात क्लियर करके रख लेना सब लोग। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल जब आगे बढ़ेगा तो यही बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल बाद में जब और डेवलप हो जाएगा, जब उसमें पानी भरने लगेगा तो सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर यहां पर आ जाएगा पानी, तो उसको हम लोग कहेंगे टर्सरी फॉलिकल। जो पानी है इसको हम लोग कहते हैं एंट्रम। क्या ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस। अब देखो ये टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और ग्रो हो जाएगा। ग्रो होने के बाद में इसका नाम पड़ जाएगा ग्राफियन फॉलिकल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 28 दिन की होती है तो पहले 13 दिन तक तो ये कांड हुआ, फिर अगले 14-15 दिन तक ये कांड होंगे, ये सारी चीज। क्या है बात क्लियर हुआ? तो पहले 13 दिन तक ऊपर वाले कांड और उसके बाद में ये वाले कांड होंगे। अब इसमें क्या होगा कि इसमें प्राइमरी फॉलिकल से लेके जो ग्राफियन फॉलिकल हो रहा है इसको हम लोग कहेंगे डेवलपिंग फॉलिकल्स। इसको हम लोग बोलेंगे डेवलपिंग फॉलिकल्स। तो ये जो पूरा पार्ट है डेवलपिंग फॉलिकल्स का, ये डेवलपिंग फॉलिकल्स का, इस समय ये फॉलिकल एक हार्मोन निकाल रहे हैं जिसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का लेवल यहां पर हाई हो गया रहेगा। तो यहां पर ये लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? एस्ट्रोजन। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? एस्ट्रोजन। ओके। तो एस्ट्रोजन कहां से प्रोड्यूस हो रहा है? ग्रोइंग और डेवलपिंग फॉलिकल्स। डेवलपिंग फॉलिकल्स, ठीक है। कौन सा डेवलपिंग फॉलिकल से आपको मालूम पड़ गया? यहां से प्राइमरी फॉलिकल से लेकर ग्राफियन फॉलिकल तक के फॉलिकल को हम लोग कह रहे हैं ग्रोइंग फॉलिकल्स एंड डेवलपिंग फॉलिकल्स। फिर आता है प्रोजेस्टेरॉन। ये कहां से निकलता है? तो देखो जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है 14th डे पे तो ये ओवा बाहर आ जाता है। जब ओवा बाहर आ जाता है तो उसको हम लोग ओवम कहते हैं, और इस घटना को हम लोग बोलते हैं ओवुलेशन। तो आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है। रप्चर होने के बाद में ये जो स्ट्रक्चर बचता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को नाम हम लोग दे देंगे कॉर्पस ल्यूटियम। सो व्हाट इज कॉर्पस ल्यूटियम? कॉर्पस मींस बॉडी, ल्यूटियम का मतलब होता है येलो, तो इसको हम लोग कहेंगे येलो बॉडी। तो ये है येलो बॉडी। तो अगर ये ओवा जो निकला है अगर ये उसी दिन फर्टिलाइज हो गया तो फर्टिलाइजेशन के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी के लास्ट तक रुकी रह सकती है। ओके। और 3 महीना फंक्शनल भी रह सकती है, फिर बाद में लास्ट में फंक्शनल होएगी। लेकिन अगर कॉर्पस ल्यूटियम जो है, जैसे सॉरी ये जो ओवम है, ये ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ अगर, तो ओवम फर्टिलाइज नहीं होने के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते और जिंदा रहेगी, यानी कि ओवुलेशन के बाद 2 हफ्ता और जिंदा रहेगी, उसके बाद मर जाएगी। उसे क्या होगा? उसे ये होगा कि ये जो यहां से कॉर्पस ल्यूटियम, पहले यही ग्राफियन फॉलिकल थे। अच्छा, यही ग्राफियन फॉलिकल पहले कौन सा हार्मोन निकाल रहे थे? एस्ट्रोजन। अब ये कौन सा हार्मोन निकालेंगे? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक। और ये प्रोजेस्टेरॉन कहां जाएंगे? तो ये प्रोजेस्टेरॉन जाते हैं यूटेरस के पास। यूटेरस में जो खून की पाइपें होती हैं अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियल। ओके। सपोज करते हैं मैं यहां पर अगर यूटेरस बनाऊं तो यूटेरस, ओके एक मिनट, ऐसे नहीं, अरे ओके, पीपीटी इधर उधर हो गया, एक मिनट रुक जाओ। तो इधर मैं कर देता हूं, हाँ याद है। तो अगर मैं यहां पर यूटेरस बनाऊं, ये रहा यूटेरस, यूटेरस यूटेरस, इसमें ये वजाइना हो गया, ये यूटेरस हो गया, ये फैलोपियन ट्यूब हो गई। तो यहाँ पर अंदर जो एक लेयर होती है खून की पाइप की सेल होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। इसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो ये जो एंडोमेट्रियम है
ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग को ये प्रोजेस्टेरोन जाएगा और ग्रोथ करवाएगा, बहुत ग्रोथ करवाएगा। क्या है, बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका ग्रोथ होएगा। लेकिन जिस दिन ये प्रोजेस्टेरोन आना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये 2 हफ्ता जिंदा रहने वाला था, उसके बाद में फिर से ये टूट जाने लगेंगे, फिर ये खून की आंसू रोएगी। ओके, विथ टीयर्स ऑफ ब्लड यहाँ पे ये रोएगी और फिर से ब्लीडिंग चालू हो जाएगा, फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी प्रोजेस्टेरोन का पूरा काम बताया भी नहीं, एस्ट्रोजन का पूरा काम बताया नहीं, रिलैक्सिन अभी यहाँ पे कहाँ से निकलता है। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद तो लास्ट तक जिंदा रहने वाला है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये लास्ट तक जिंदा रहेगा, तो उस समय निकलेगा रिलैक्सिन। और फर्टिलाइजेशन के बाद 3 महीने तक, कम से कम 3 महीने तक ये निकलता है अपना प्रोजेस्टेरोन, और लास्ट में निकलता है रिलैक्सिन। ओके, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरोन कितने दिन तक निकलेगा? 2 हफ्ते तक। और जब प्रेगनेंसी हो जाएगी यानी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो कितने महीने तक ये निकलेगा प्रोजेस्टेरोन? 3 महीने तक। और कॉर्पस ल्यूटियम में लास्ट में, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम से ही जिससे प्रोजेस्टेरोन निकल रहा है, उससे ही ये लास्ट में रिलैक्सिन निकलेगा जब प्रेगनेंसी खत्म होएगी। अब बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस। तो हमको मालूम पड़ गया कि इतने हार्मोन निकलने वाले, तो मैं एक पेज ऐड करके मैं यहाँ पे आपको बताने लगता हूँ क्या क्या। देखो, सबसे पहले एस्ट्रोजन, कहाँ से निकले एस्ट्रोजन बताओ? टॉपिक हमारा ओवरी, बराबर है ना? टॉपिक हमारा क्या है? ओवरी। और उसमें क्या निकले? एस्ट्रोजन। ये जो एस्ट्रोजन है, ये एस्ट्रोजन कहाँ से निकला? तो ग्रोइंग, हम लोग इसको लिख सकते हैं डेवलपिंग फॉलिकल्स। क्या लिख सकते हैं? डेवलपिंग फॉलिकल्स। ओके, डेवलपिंग फॉलिकल्स। ये जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं, वहां से एस्ट्रोजन निकलता है। एस्ट्रोजन क्या करता है? तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इट रेगुलेट्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल। अब समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, नहीं तो क्लियर ही नहीं होगा। तो ये अगर लैरिंग जो है अंदर रह जाता है, एडम सेपल अंदर रह जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडम सेपल पीछे चले गया। ओके, और लड़कियों में ये पीछे जब चले जाता है तो उनकी जो आवाज होती है उसमें ट्रेबल बहुत ज्यादा रहता है, तो ट्रेबल, ओके, नॉट ट्रेबल। तो ऐसे आवाज को हम लोग कहते हैं हाई पिच वॉइस। इस वॉइस को हम लोग क्या कहेंगे? हाई पिच वॉइस। ओके, हाई पिच वॉइस फीमेल में होता है, लो पिच वॉइस मेल में होता है। ओके, और अगर हम बात करें फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और क्या काम करेगा, तो फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन जो है ब्रेस्ट साइज इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीजेस ब्रेस्ट साइज, तो ब्रेस्ट साइज का बढ़ना क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। फिर आता है एक्सियल हेयर ग्रोथ एंड प्यूबिक हेयर ग्रोथ। एक्सियल हेयर ग्रोथ एंड प्यूबिक हेयर ग्रोथ। अब इसमें भी कंफ्यूजन आ जाता है बच्चों को कि टेस्टोस्टेरोन की वजह से हुआ या फिर अपने क्या बोलते हैं एस्ट्रोजन की वजह से हुआ। प्यूबिक हेयर ग्रोथ। ओके, फिर चौथा क्या हो सकता है? चौथा जो एस्ट्रोजन है, उस एस्ट्रोजन की वजह से थोड़ा बहुत एंडोमेट्रियम की लाइनिंग डेवलप होती है। ओके, रिपेयर्स एंडोमेट्रियल लाइनिंग। शुरुआत जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की रहती है? 28 दिन की। तो 28 दिन में जो फर्स्ट डे होता है उस दिन ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होने के बाद में लगभग 5 दिन तक ब्लीडिंग चलती है, तो इसका मतलब एंडोमेट्रियल लाइनिंग टूट चुकी है। तो उसको सबसे पहले मनाने के लिए कौन आएगा? एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन शुरुआत में इसको डेवलप करना चालू करेगा एंडोमेट्रियल लाइनिंग को। फिर बाद में कोई और आएगा, प्रोजेस्टेरोन, बराबर है। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यस, जब ये सब होगा, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तो oogenesis भी होगा। oogenesis का मतलब क्या? oogenesis का मतलब ओवम प्रोडक्शन, ओवम बनेगा। ठीक है,
तो ये सब एस्ट्रोजन के काम हैं। और एस्ट्रोजन जो है कहते हैं कि इमोशन भी डेवलप करता है, हालांकि ये सब अपने को याद नहीं रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर कुछ है इसमें और नहीं, आगे बढ़े हम लोग। तो ये है अपना ओवरी। हाँ, तो अभी जो है लेक्चर थोड़ा सा एंड करते हैं, नहीं तो ये बहुत लंबी हो जाएगा ये। तो अगला जो टॉपिक हम लोग चालू करेंगे वो है अपना पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड कवर करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग बहुत सारे ऑर्गन और भी देखेंगे और उनके हार्मोन के फंक्शन देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ताकि उनको भी क्या बोलते हैं, ऐसे अच्छे अच्छे कंसेप्ट मिलना चालू हो जाए। मेरा नाम है जेके सर और अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।